बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। मरीम नवाज़ को सख्त हिदायत, ये हिदायत उन्हें किसने दी हैं? एक अहम फ़ैसला हो चुका है। क्या चले मैं इस तरह से कह दूं कि क्या एक अहम फ़ैसला हो चुका है, इस पे बात करनी है। और क्या एक बड़ा रेफरेंस किसी और के ख़िलाफ़ आने वाला है, इस पे बात करनी है। और क्या आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ एक और बगावत के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या अंदर के अनासर अब की बार भी मिले हुए हैं? बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और हमारे सिलाई मशीन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। हमारे मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अल्लाह के करम और आपके ताउन से। और अब इंशाअल्लाह हम कुर्बानी का सिलसिला पिछली बार की तरह शुरू कर रहे हैं। और जिन जिन अहबाब को कुर्बानी करानी है ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से, तो जनाब इस प्लेटफार्म पर तो वो रब्ता करें। इस नंबर पर, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जल्द ही हम कुर्बानी की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सारी ख़बरों पर आने से पहले हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, अच्छे रिपोर्टर हैं। अब उनको आपसे मुख्तलिफ़ हवालों से इख्तलाफ हो सकता है। और एक और रिपोर्टर हैं, ये गालिबन समा टीवी से हैं, और ये सुहेल रशीद साहब हैं। ये एक बात कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत ही भौचाल मचा हुआ है इनकी इस बात पर। ये मैं थोड़ा सा ये पहले आप सुन लें, फिर उसके बाद ना हम वो करते हैं, इस पर तबसरा भी करते हैं और मैं अगली ख़बरों पे भी आता हूँ। बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, ये सुने। वो केस उस तरह से नहीं बनता था। और जैसे अच्छा, आप तो बाद में तो फैसल वाउडा और सारे भी कहना शुरू हो जाते हैं ना, फलां केस बकवास है, फलां ये है। हम तो बनते वक्त कह रहे थे कि नहीं है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बस इसका नाम किसी ने रख दिया था कि जी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, तो पता नहीं 190 मिलियन पाउंड खा लिया है। वो 190 मिलियन पाउंड एक दिन भी इमरान खान की जेब में नहीं रहा। वो बाहर से पैसा आया और सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत जो मौजूदा है इसको गया है। मोटी आम बंदे की समझने के लिए इतनी बात है। दूसरी ये कि वो बरतानिया में साबित नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ये साहब हैं। अब मुझे समझ एक चीज़ की नहीं आती, तमाम बड़े सहाफ़ियों ने भी इनको जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या अगर आपको भाई इमरान खान से मोहब्बत है तो आप उसे वोट दें, अगर उससे भी ज़्यादा मोहब्बत है तो आप उनकी पार्टी में जाके शमूलियत अख्तियार कर लें, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा मोहब्बत है, अब चलें मैं और आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को बिलो द बेल्ट कुछ बात कहूँ। मकसद कहने का ये है कि सहाफ़ी होने का मकसद ये नहीं है कि आप अक्ल कुल हैं और बाकी सारे को बेवकूफ़ बैठे हैं। ये पैसा आया था बरतानिया से, पैसा था लूटा हुआ। लूटा किसने था? मलिक रियाज ने और उसके बेटे ने। पैसा किसका लूटा था? पाकिस्तान का। बरतानिया ने पकड़ लिया। 190 मिलियन पाउंड या 50 अरब पाकिस्तानी या 60 अरब या 40 अरब वगैरह, वो डॉलर का रेट या पाउंड का रेट इधर उधर होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। ये जब पैसा पकड़ा गया, बरतानिया ने वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को लौटा दिया कि ये आप लोगों का पैसा है, ये आपका एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज और उनका बेटा अली रियाज, उन्होंने ये लूटा, यहाँ पर पकड़ा गया। अब इन पे केस चलना था, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली, तो उनका कुछ पैसा अकाउंट्स में था और बाकी उनकी को प्रॉपर्टीज़ थी, उनको भी बेच के तो टोटल बना पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड, जो कि कोई 50 अरब के लगभग था। ये अपना पैसा पकड़ो, ठीक। अब होना ये चाहिए था ना कि वो पैसा जैसे आता हुकूमत पाकिस्तान के यानी कौमी ख़जाने में वो पैसा जमा हो जाता, क्योंकि कौमी ख़जाने से लूटा हुआ था ना। अब ये जो चालाकी की जा रही है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर सुप्रीम कोर्ट से वो पैसा वफाकी हुकूमत को दोबारा चला गया, ठीक है ना। ये जो चालाकी की जा रही है और किसी के बुग़्ज़ में और किसी की मोहब्बत में, अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आया? क्या सुप्रीम कोर्ट का अपना अकाउंट था? नहीं। वो जो मलिक रियाज ने उधर घांचा मारा ना सिंध में,
اور وہ سندھ کی زمین ہتھیائی گئی یا ہتھیائی گئی، یا وہ سندھ حکومت کی ملی بھگت سے یا زرداری صاحب کی یا جس کی بھی، 460 ارب روپے پر طے ہوئی تھی بات سپریم کورٹ میں کہ آپ 460 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ اچھا وہ تو انہوں نے نہیں جمع کروائے، لیکن وہ آپ ادھر اکاؤنٹ کھل گیا سپریم کورٹ میں، ملک ریاض کو آرڈر دیا گیا کہ آپ نے 460 ارب اس اکاؤنٹ میں جمع کروانے ہیں، اس وقت اتنے، اس وقت اتنے، اس وقت اتنے، اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ پہ اتنا جرمانہ ہوگا۔ ہوا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے آج تک اس اکاؤنٹ میں 1 ٹکا بھی جمع نہیں کروایا۔ اب یہ جو باہر سے رقم آئی لوٹی ہوئی، اور لوٹی تھی ملک ریاض نے، تو یہ قوم کو دیتے نا، نہیں، عمران خان نے اٹھا کے اس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کہ جو 460 ارب روپے ڈالنے ہیں نا ملک ریاض نے، ان 50 ارب کے بعد اب اسے 410 ارب ڈالنے پڑیں گے۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک، یہ چالاکی کی گئی۔ اور کابینہ سے ایک بند لفافہ وہ منظور کروا لیا گیا، کہا گیا بس ٹھیک ہے جناب، یہ ہوا ہے، نہ کوئی تفصیل بتائی گئی۔ شہزاد اکبر اور عمران خان اور ساروں نے ملی بھگت کر کے، اور اس کے جواب میں یہاں فرا گوگی کو زمین بھی مل گئی بنی گالہ میں، اور القادر ٹرسٹ کی زمین بھی مل گئی، اس کے ٹرسٹی بن گئے عمران خان، ٹرسٹی بن گئی بشرا بی بی۔ یہ اتنی سمپل سی بات تھی، جس سمپل سی بات کو سہیل رشید صاحب مروڑ توڑ کے اس طریقے سے پیش کر رہے تھے۔ بھائی اگر آپ کو خان صاحب سے محبت ہے تو آپ خان صاحب کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ قوم کو پٹھے طرف لے جانا اور اس طریقے سے توڑ مروڑ کے بیان کرنا حقائق کو، کہ اس میں بھائی عمران خان کی جیب میں نہیں آئے، بھائی عمران خان کی جیب میں جو نہیں آئے، اب عمران خان کو 50 ارب روپے ملے، اگر یہ 50 ارب بالفرض یہ ہو جاتا کہ جی نواز شریف کی یہ دولت ہے اور انہوں نے لوٹی ہے بالفرض، اور وہاں سے ہم نے پکڑی ہے، برطانیہ نے ہمیں واپس کی ہے، انہوں نے جینا حرام کر دینا تھا۔ انہوں نے کہہ رہا تھا لو جی عمران خان لوٹی ہوئی رقم واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، دیکھو جی یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ جو ملک کو لوٹ کے چلے گئے، اور یہاں سے عمران خان پکڑ پکڑ کے باہر سے واپس اپنا وعدہ پورا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر، چونکہ وہ رقم عمران خان نے وہ جو نواز شریف کی نہیں پکڑی تھی، زرداری صاحب کی نہیں پکڑی، وہ ملک ریاض کی پکڑی تھی، تو ملک ریاض وہ بھی نیشنل کرائم ایجنسی نے، تو ملک سے، تو اس طرح کی ڈس آنیسٹی جو ہوتی ہے نا، صاف تو ڈس آنیسٹی، یہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان باتوں پر۔ کیا ایک بڑا ریفرنس آنے لگا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، مریم نواز صاحبہ آج کل وہ بہت ایکٹیو ہیں، میں بتاتا ہوں ان کو ایک خاص، میں ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ان کو ہدایات کس نے دی۔ آج کل وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ بہت کام کر رہی ہیں، ابھی یہ چند ماہ میں ہی اتنا کچھ انہوں نے کر لیا، انہوں نے موبائل ہسپتال چلا لیے، انہوں نے روٹی کی قیمت تقریباً آدھی کر لی، اب 16 روپے سے کیا اب تو 15 روپے ہو گئی ہے روٹی کی قیمت۔ اب تو وہ جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے جو کہ پہلے احتجاج کر رہی تھی، اب ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا ہے کہ غریب کو اگر سستی روٹی ملے گی۔ یار یہ تندور سے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، زیادہ تر روٹیاں کون کھاتا ہے یا لیتا ہے؟ یہ مزدور طبقہ جو تازہ مزدوری کرتے ہیں نا، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جا کے تندوروں سے یہ بیٹھتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اور وہی ہوٹل بھی چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بھی بنے ہوتے ہیں، وہ کوئی دال روٹی ساگ دال ماش اس طرح کی چیزیں، کبھی کوئی چکن کا قورمہ، کبھی کیا، وہ تو اب دور کی بات ہے نا، روٹی، اور یہ روٹی کھاتے ہیں، ظاہر مزدوری کرتے ہیں، صبح سے آئے ہوتے ہیں 8 بجے سے مزدوری پہ، 1-1:30 بجے جا کے یہ کھانا کھاتے ہیں، 4-4 5-5 6-6 روٹیاں کھاتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ بیچارے اور کچھ نہیں کھاتے۔ ہمارے جو مثال کے طور پہ بچے، اب ہماری طرح تو وہ بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہوتے نہیں ہیں کہ وہ جناب فلاں احتیاط کر، وہ تو مزدوری کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد پھر ہم نے مزدوری شروع کر دینی ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہم نے اینٹیں بھی اٹھانی ہیں اسے، تو وہ تو پھر صرف روٹی کھاتے ہیں۔ اگر ان کو اتنا بڑا ریلیف ملے کہ 30 روپے کی یا 25 روپے کی روٹی ان کو 15 روپے کی ملے، تو اچھا خاصا ریلیف ہے نا۔ ہسپتال
जो मोबाइल हस्पताल 32 उन्होंने शुरू किए, घर की दहलीज पे जाके इलाज मिले, तो कोई कम बात तो नहीं है। वो दवाएं जो कैंसर की या बाकी बीमारियों की उनको मुफ्त मिले, तो ये कोई कम बात तो नहीं है। मोटरवे बखर से मुल्तान बने, वे कोई कम बात तो नहीं है। इंटरनेट अब तो बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट स्कूलों में आ रहा, तो इसके अलावा भी मुतअद्दिद वो काम कर चुकी हैं। उनको सख्त हिदायत मिली हैं नवाज शरीफ की तरफ से। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल जुट जाना है इस कौम की, यानी पंजाब की खिदमत के लिए। अब अगर उनको इसी रफ्तार से वो जाती हैं, अब वो किसानों को सोलर ट्यूबवेल दे रही हैं। मैं आपको बताता हूँ ना कि ये वो बात नहीं है कि मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ कि मैं जनाब एक लंबी लिस्ट लेके बैठूँ और जिस तरीके से वो मालशिया पालशिया कहते थे, और उसमें जब वो गलती को कहाँ पे करेंगी तो मैं उनको तनकीद भी करूँगा, ये आपको सबको पता है। लेकिन जो चंद माह में इनकलाबी कदम उन्होंने उठाए, अगर उनको 2 साल भी मिल गए, यकीन करें वो काया पलट के रख देंगी। उनको नवाज शरीफ साहब ने सख्त हिदायत दी हैं कि आपने इधर उधर नहीं देखना, फेडरल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, फलां हंगामा, ये हंगामा, आपने बस अंधाधुंध जुट जाना है अवाम की खिदमत पे। और अगर मैं समझता हूँ कि 2 साल भी मिल गए ना उनको, पता नहीं चलता ना यहाँ पे कि क्या होने लगा है। अगर ये कंटिन्यूसली इसी तरह से 2 साल भी मिल गए और वो साजिशों से भी निकल गई कामयाबी से, तो वो एक मिसाली काम करेंगी जो काम पंजाब के किसी वज़ीर आला ने नहीं किया। अब उसके बाद पंजाबियों की अपनी मर्ज़ी, वो उसको वोट देते हैं या फिर वो नक देखोके के पीछे जाते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। वो वैसे नक देखोके के पीछे बड़े दीवाने हैं पंजाबी, ठीक हो गया ना। तो इसी वजह से ये फिर एक बड़ा रेफरेंस आने लगा है। ये साहब हैं जुल्फ़कार राहत साहब, ये सहाफ़ी हैं और इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि पंजाब की अदलिया की एक आला तरीन शख्सियत के ख़िलाफ़ खौफनाक रेफरेंस तैयारी के आखिरी मरहले में दाखिल। ये जिस तरह के इन्होंने दावे किए हैं ना, इन दावों से लग रहा है इनके पास बड़ी कोई सॉलिड मालूमात हैं, ठोस मालूमात हैं जुल्फ़कार राहत साहब के पास। खौफनाक तरीन इल्ज़ामात में से चंद एक ये हैं कि मौसूफ़ के ख़िलाफ़ माजी में दर्जनों फ्रॉड समेत संगीन तरीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज थे, जो उन्होंने मनसब संभालने के बाद दबाव डालकर ख़त्म करवाए। अपने असर व रसूख से रिश्तेदारों की कीमती ज़मीन हथियाई, जबकि उसकी बेटी ने सरकारी गाड़ी से इस्लामाबाद में दो नौजवानों को कुचल कर हलाक कर डाला। इस केस में इसके अलावा काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये पंजाब की, और वो कहते हैं कि अदलिया की अहम शख्सियत, तो बहुत बड़े जज हैं ना। अच्छा चलें फिर ठीक है, इस पर बाद में बात भी करेंगे ये कौन साहब हैं, लेकिन ये मामला बहुत ही अहम है। अब मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा और ये आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए कि ये वीडियो क्या है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, ये देखें। फिर उसके बाद मैं अगली बात पे आता हूँ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या बगावत पर फिर से उकसाया जा रहा है। ये अली अमीन गंडापुर हैं जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और फैसल करीम कुंडी हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। दोनों का ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान का है। दोनों में बहुत पुरानी सियासी राइवलरी चल रही है। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर बनने के बाद चंद रोज़ पहले इसरारुल्लाह गंडापुर के कत्ल की तरफ इशारा किया था, और वो उन्होंने सिर्फ नहीं, उनके भाई जो हैं इसरारुल्लाह गंडापुर, उनके भाई वो भी अली अमीन गंडापुर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये आप ज़रा बात सुन लें, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा और फिर फैसल करीम कुंडी ने क्या कहा, ये सुन लें। फिर उसके बाद मैं दूसरी वीडियो पे आता हूँ, ये आपको बताता हूँ। आप परहेज करें, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक और हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है जब घर बना के आपको 2 कमरों की जगह पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है कोई फॉर्म 47 वाला। इस तरह के बयान आना तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ, इस दफा माफ कर रहा हूँ।
دوبارہ معاف نہیں کروں گا, اور دوبارہ اگر بیان دیا تو جا کے پھر میں بتاؤں گا کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے. اور اگر میں کھڑا ہو گیا نا تو جس ایک لیٹر پہ تم نوٹیفائی ہوئے نا اسی پہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو جاؤ گے. یہ تمہاری حیثیت ہے, ایک لیٹر مینڈیٹ نہیں ہے تمہارے پاس. تو تمیز میں رہو, تمیز کے دائرے میں رہو, بلو دا بیلٹ, اپنی اوقات سے باہر مت جاؤ. لیکن میں سلطان رئی کے ڈائلاگ نہیں بولتا, کیونکہ ڈائلاگ نہیں عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے کل کہا, اور میں ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوں کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی دوڑ جائیں گے, مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے. اگر وہ کل اس پہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار اسے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے, یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی, سیٹوں کا اس کو سڑک کے اوپر. اور میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرتوتوں کی لگام دے دے. میں اسرار گنڈا کود نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لو گے. مجھے پتہ ہے کہ تمہارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے کہ میں کس طریقے سے لوں گا. میں ڈائلاگ سے نہیں, اگر غنڈا گردی کرو گے, جو زبان استعمال کرو گے اسی زبان میں جواب آئے گا. یہ پی ٹی آئی کے کلاس روم نہیں جس کو تم ڈانٹ لو گے ہوگا. آئندہ جیسے منہ ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا انشاءاللہ. اگر آپ اتنے تگڑے تھے, پھر جدھر چھپے ہوئے تھے ساری دنیا کو پتا تھا, پھر میدان میں آ کر الیکشن جدھر چھپے ہوئے تھے ساری دنیا کو پتہ تھا. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ کدھر چھپے ہوئے تھے؟ وہ کینٹ میں چھپے ہوئے تھے. جی ہاں, اور یہ کینٹ میں چھپے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے بھی. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب گورنر سیاسی بیانات نہ دے. یہ آپ کا گورنر تھا وہ عمران اسماعیل, وہ نہیں سیاسی بیان دیتا رہا. صدر کا بھی عہدہ آئینی ہوتا ہے, اور صدر عارف علوی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ میں یہ ایوان صدر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. میں پچھلے صدر کی طرح اس طرح سے ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوں گا, میں ایکٹیو ہوں گا بہت زیادہ, اور میں کھل کے بولوں گا بھی صحیح اور جاؤں گا بھی صحیح. وہ صدر نہیں تھے. آپ کی یہ عمر چیمہ نے کیا حرکتیں کی ہیں پنجاب میں, وہ گورنر نہیں تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی اس اور بھڑکے مارنا, آپ نے پہلے بھی اس طرح کی بھڑکیں ماری ہوئی ہیں. اور بس خیر یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ لوگوں کے پاس, اس صوبے کے لوگوں کے پاس کھانے کا آٹا کوئی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے یونیورسٹیوں کو اور باقی ڈپارٹمنٹس کو دینے کی تنخواہ کوئی نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ اور گورنر اس طریقے سے بھڑکے مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اب میں اسی علی امین کا 2 دن پہلے جلسہ ہوا ہے, یار یہ دیکھیں یہ کس طریقے کی دھمکیاں دے رہا ہے, اور یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے, عوام کو بھڑکا رہا ہے. فوج کے خلاف عوام کو کس طریقے سے بھڑکا رہا ہے, اور یہ آپ ذرا خود سن لیں. اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اب اچھا میں بات کرتا ہوں, لیکن پہلے آپ یہ سن لیں. کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. میں نے نہیں کہا, سپریم کورٹ نے کہا. 9 مئی کو میرے لیڈر کو گھسیٹ کر کون لے گیا, اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ کون تھا؟ مجھے جواب دو. وہ کون تھا جو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر کے لے گیا, گھسیٹ کے لے گیا, گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کر کے لے گیا؟ اس کا تو بتاؤ کون تھا, کون تھا, کون تھا؟ بتاؤ پہلے. نہیں بتاؤ گے تو میں کہوں گا کہ تم بھی ساتھ ملے ہوئے ہو. پھر میں یہی کہوں گا بتاؤ وردی میں وہ لوگ کون تھے. میں مانگوں گا معافی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری کی ہے, انلیگل گرفتاری کی ہے. تم نے غلط گرفتاری کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان سے معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ڈی جی ایس پی آر صاحب ان سے بھی تو مطالبہ کر لو. آپ نے سن لیا. اچھا اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اگر کل کو یہ خیبر پختونخوا میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور, وہ کون تھا؟ نیچے فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, اور خود کہہ رہا ہے وہ وردی میں کون تھے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کو رینجر نے گرفتار کیا تھا. یہ ایک نفرت کو بھڑکایا جا رہا ہے. پھر اسی علی امین کو وہ گود میں خود بٹھا لیتے ہیں. عوام کو خام خواہ بیوقوف بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی. ڈی جی ایس پی آر صاحب, آپ ایسے لوگوں کو گود میں بٹھاتے ہیں جو لوگ جلسوں میں کھڑے ہو کے پاک فوج کے خلاف نعرے لگواتے ہیں, اور پاک فوج کے خلاف وہ ہر ہفتے آ جاتے ہیں یہاں پر.
अपना अडियाला जेल में मुलाकात के लिए। यहाँ से ताज़ा इंस्ट्रक्शंस लेके जाते हैं और फिर वो कहते भी हैं कि यार मैं थोड़े बहुत अगर नारे लगवा भी लूँ तो क्या हो जाएगा और क्या, और आप उसको कैंट में पनाह देते हैं। तो ये दोगली पॉलिसी को छोड़ें, अवाम को सच सच बताएं। आपने खुद ही ये दहशतगर्द पाले होते, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, और फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दूसरी बातें करते हैं। आप इनको लगाम नहीं दे सकते। ये बंदा तैयार कर रहा इतना बड़ा जलसा और उसमें अवाम को और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे, और ये कहता है वो वर्दी में कौन थे और वर्दी वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर रहा है। तो ये आपके अपने लोग हैं, ये तो मुझे पता है आपका पिट्ठू है, और ये तो मुझे पता है कि आपको, ये तो मुझे मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे लोगों ने यही तो इनसे भत्ता लेते हैं। आप उसको भत्ता कह दें, उसको परसेंटेज कह दें, उसको कुछ भी कह दें, उसको कोई नाम भी दे दें, ये खिलाता पिलाता है। ये निजी महफिलों में बैठ के कहता है, बबांग दौल कहता है कि जितना फ़ौजी अफसरों को मैं खिलाता हूँ किसी का बाप भी नहीं खिला सकता। ये आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम कि मैंने जितना खिलाया है यहाँ पर किसी का बाप भी नहीं खिला सकता। मैं उनको वहाँ से भी मैंने करोड़ों रुपए लिए हैं अपने टिकटों के, तो मैंने खुद भी रखा है और इनको भी दिया है और इनको इस तरह की परसेंटेज दी है। तो ये तो निजी महफिलों में ये कहता है, तो आपको नहीं पता। हम तक ये खबरें पहुँच जाती हैं, आप तक नहीं पहुँचती, और फिर जलसों में खड़े होकर इमरान खान को खुश करने के लिए अब ये इस तरह की नफ़रत अवाम में जो भरे, और आप फिर कहते हैं नहीं जी अवाम और फ़ौज तो भाई एक हैं, अवाम और फ़ौज, लेकिन अवाम और फ़ौज को जो दूर कर रहे हैं उनका भी आपने उनको कैंट में पनाह दे के आपने धांधली करके उनको इतनी सारी सीटें जितवा के माशाअल्लाह, और आपने वज़ीर आला बना दिया। और अब उसके बाद आपसे मुझे बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल, एक बड़ा फ़ैसला हो चुका है, कुछ प्रोग्राम भी इस पर हुए हैं, और प्रोग्राम ये हैं कि क्या ये जो रिपोर्ट आई है अभी निगरान हुकूमत की, काबीना की, उस रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया जा रहा है। उस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि अंदर की बगावत भी थी जिसको उकसाया जाने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान और PTI की तरफ से। तो अंदर की बगावत, अब मसला ये है, मैं 2 रोज़ पहले सरफराज भुगटी साहब का, जो कि वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उनका बयान पढ़ रहा था कि जो इस 9 मई में मुलव्वस इदारे के अंदर लोग थे उनको करार वाकई सज़ा दी जा चुकी है। तो इसका मतलब है एक चीज़ तो पक्की हो गई है कि अंदर के लोग शामिल तो थे इसमें, ठीक हो गया ना, इसमें तो कोई फिर गुंजाइश नहीं है। दूसरा, अगर उनको करार वाकई सज़ा दी गई है तो कौन कौन के नाम बताओ भाई, ऐसे मुजरमों के, ऐसे डाकुओं के नाम बताओ। माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि जो इदारे के अंदर बैठ के इस तरह की बगावत करवा रहे थे, तो कौन को नाम बताओ, टीवी पर नाम बताओ, सोशल मीडिया पर नाम बताओ। उनको छुपाने की क्या ज़रूरत है कि जिसने इस तरीके से, अगर इमरान खान का नाम बताया जा रहा है या नाम लेने की भी नहीं, वो कह के आप नाम भी न लें, बाकी भी मिलिट्री कोर्ट्स में भुगत रहे हैं, सबके नाम भी आ रहे हैं, तो इनका क्यों नहीं नाम, जो इदारे के अंदर के लोग थे उनके क्यों नहीं। अब कहा जा रहा है कि क्या इस बुनियाद पर इस पर PTI पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बहुत से लोग, अच्छा ये सबसे ज़्यादा अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये भड़क मारी है कि जी वो PTI पर इस रिपोर्ट की बुनियाद पर पाबंदी लगाई जा सकती है, हो सकता है किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस भी दायर कर दिया जाए वगैरह वगैरह। ये प्योर भड़क है। दूसरे ही दिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, दूसरे ही दिन, कि भाई इमरान खान और PTI एक हकीकत है। मुझे तो समझ नहीं आती अकल की भी। हम तो ये कह रहे थे कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, अब तो बहुत सारे यहाँ इधर का भी अपर चैम्बर फारिग होता जा रहा है, और वो कह रहे हैं जनाब कि इमरान खान भी एक हकीकत है, PTI भी एक हकीकत है। वो मुज़ाकरात करें और वो नवाज़ शरीफ को भी माने कि एक हकीकत है, और जरदारी साहब को भी माने कि एक हकीकत है। मतलब अगर इमरान खान माने कि नवाज़ शरीफ और जरदारी एक हकीकत हैं तो फिर तो है, अदरवाइज़ वो कोई हकीकत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि उनको हकीकत बनाने के लिए इमरान खान को सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा कि ये हकीकत है। ये अपने लीडर की तौहीन खुद नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। या तो आप ये भड़के मारे नहीं, अच्छा इस तरह की भड़कें उन्होंने, मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं, इस तरह की भड़कें उन्होंने उस वक्त भी मारी थी कि जब वो वज़ीर दाखिला थे कि हम इस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। भाई आपके अपने जो इत्तेहादी हैं, और सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, वो PTI पर पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं है।
उनको पता है कि अभी पंजाब में हमारी पोजीशन वो है नहीं, और उनको पता है कि पंजाब में नून लीग को नच डालने के लिए सिर्फ पीटीआई है। आप इधर अलग से भड़के मार रहे हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये क्या भड़के हैं और ये क्या फ़ैसले हैं। एक दिन एक भड़क मार के तो दूसरे दिन उसकी उलट बात कर देना, ये बहुत ही अजीब व गरीब और बहुत ही इमेच्योर सी सूरत हाल है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, हम असल में चाहे वो व्हील चेयर प्रोजेक्ट हो या चाहे वो मशीनों का प्रोजेक्ट हो, अब हमने ये किया है। मुझे मेरी टीम के लोगों ने कहा है कि सर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें, तो इसमें क्या होता है कि आप, मैंने कहा नहीं बच्चे, अगर ये छोटी चीज़ें भी हैं ना बेटा, तो आप इसमें ऊपर टैग लगा दें, लोगों को पता चले कि ये सिलाई मशीन, और ये हमने उसी तरह वाटर प्रोजेक्ट की तरह, वाटर प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये छोटी चीज़ें भी हैं ना, इन चीज़ों पर भी आप टैग लगाएं, किसने अतिया किया, किसके इसाले सवाब के लिए है, किसके, लोग उनके लिए दुआएं करेंगे, उनको अल्लाह और देगा। वो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ और हम वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए इंशाअल्लाह वो एक डाखाने का काम करेंगे, और इंशाअल्लाह आपकी अमानत उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो ऐसे बेकस लोग, ऐसे बेबस लोग, चंद रोज़ पहले या चंद हफ्ते पहले या 2-4 महीने पहले इस बंदे ने हमें रिक्वेस्ट की थी, वो वीडियो हमने साथ शामिल की है, और उन्होंने कहा था कि जी ये मैं बीमार हूँ, मेरे पास व्हील चेयर नहीं है, मुझे व्हील चेयर प्रोवाइड की जाए। अब वो इतना खुश हुआ है उस व्हील चेयर पे, उसके बहुत सारे काम वो बेचारा खुद ही मूव करेगा, वो उसके बहुत सारे काम सीधे हो जाएंगे, और वो फिर जो है ना, वो बीमारी तो है, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए, हमारी तो ये ख्वाहिश है। लेकिन इसी तरीके से अब हम जो मशीनें भी फर्दर देंगे, तो जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, अब जल्दी मैं उनकी वीडियोस भी शेयर करूंगा आपके साथ। हमने वो मशीनें तकसीम करना शुरू कर दी हैं। फर्दर जो भी सिलाई मशीनों की वीडियो आएगी वो उसके नाम से आएगी, वो अतिया होगा या इसाले सवाब होगा, या कोई भी एक यतीम बच्ची को आप बारोज़गार बनाते हैं, वो हमेशा याद रहेगा कि ये मशीन आपने दी थी, और आपके लिए दुआएं वो करती रहेगी। एक बेवा को हमारा अल्लाह गवाह है कि हमने आज तक, अभी तक, मैंने कहा जी सर्वे करें, जो डिज़र्विंग हैं वो ठीक हैं, लेकिन पहले हमारे पास एक लंबी लिस्ट है यतीम बच्चियों की और बेवाओं की। ये सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप इन लोगों को दें, और इन लोगों को मशीनें दें, और उस मशीन पर आपका नाम उसी तरह से लिखा होगा जैसे वाटर प्रोजेक्ट पे लिखा है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आप हमारे साथ ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ इसी तरीके से बढ़ चढ़ के जैसे ताउन फरमा रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से ये सब कुछ हो रहा है, और इंशाअल्लाह आपकी जो इमदाद है हम इसी तरीके से इन मुस्तहिक तरीन लोगों तक पहुँचाएँगे। अभी कुर्बानी का सिलसिला भी हम शुरू करने लगे हैं, आप बस ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उसका क्या तरीक़ाकार है, आप कैसे शामिल हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कुर्बानी, 3 तरह की कुर्बानी है भाई। एक जो पूरे जानवर की कुर्बानी है, आप में से बहुत सारों ने पिछली दफ़ा भी ऐसे किया, पाकिस्तानियों ने भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी। हम मुस्तहिक तरीन लोगों तक, यकीन कीजिए, हम उन लोगों तक गोश्त पहुँचाते हैं जो मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको चैलेंज करके दे सकता हूँ, साबित करके दे सकता हूँ कि पूरा साल वो गोश्त खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों तक हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों तक आपका गोश्त पहुंचाते हैं, और इंशाअल्लाह मेरिट पर। एक बात जो फुल जानवर है, दूसरा जो शेयर, 7 शेयर होते हैं, 7 हिस्से, वो भी हम कर रहे हैं। जो फुल जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता, जो फुल जो है ना कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो 7 शेयर में हिस्सा मिला सकता है। उसकी डिटेल भी जल्द ही मैं शेयर करूंगा। और तीसरा गोट या शीप की, यानी बकरा या दुम्बा, इसकी कुर्बानी वो तो वैसे ही होती पूरी कुर्बानी है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पिछली दफ़ा भी हिस्सा डाला। ये 3 प्रोग्राम हैं और जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।